अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, आज 4 अप्रैल 2023 और ट्यूसडे का दिन हो चुका है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम शामिल करेंगे, एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा ख़तरनाक सा बयान दिया है, इस हवाले से आपको बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि जो कल की सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी उस केस के हवाले से कुछ आपसे बातें शेयर करेंगे। उसके बाद एतजाज़ अहसन साहब अब एक्शन में आ चुके हैं और वो भरपूर तरीके से एक मज़ाहिमती प्रोग्राम चला रहे हैं, जो कि वो शो भी कर रहे हैं अपने बयानात के साथ। शेख रशीद का एक बयान शामिल करेंगे, आसिफ करमानी जो कि नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं उनका भी एक बयान शामिल करेंगे। तो वीडियो का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा है कि लार्जर बेंच न बना तो आईनी बहरान के बायस इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का खदशा है। बिलावल भुट्टो, अब मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली इस तरह क्यों कहते हैं। ये सिर्फ इस तरह इसलिए कहते हैं कि खदशा नहीं होता है, या खदशा हो भी तो वो इतना पावरफुल नहीं होता है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि इनको दावत दी जा रही है कि अब हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, फिर बेहतर ये है कि इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगा दिया जाए, क्योंकि जब हम हुकूमत में ही नहीं हैं तो फिर फ़ायदा क्या इस हुकूमत का, क्योंकि मुल्क से तो इनको कुछ लेना देना है ही नहीं। ये तो सिर्फ आते हैं अपने लिए, और हम नहीं तो तुम भी नहीं। वो एक मुहावरा याद आता है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इनका पाकिस्तान से कुछ लेना देना क्यों नहीं है। आपको ये खबर तो मिल ही गई होगी कि कल एक बड़ा सा इजलास हुआ था पीडीएम की तमाम जमायतों का, और नवाज शरीफ साहब भी वीडियो लिंक के ज़रिए उसमें शरीक थे। अब देखिए कि वहाँ पे क्या बातें हो रही हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को पकड़ना है, काबू करना है, कंट्रोल करना है, और उसको फैसले को किस तरह से रोकना है ताकि इलेक्शन में न जाया जा सके। जबकि आपने कभी सुना कि इस तरह से इतना तेज़ी से ये अवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई इजलास किया गया हो और नवाज शरीफ साहब भी उसमें बैठे हों कि अवाम गुर्बत में पिस रही है, पेट्रोल के दाम बहुत चढ़ रहे हैं, आईएमएफ की इतनी सख्त शराइत आ रही हैं। इसके लिए कभी आपने इन लोगों को काम करते हुए देखा है? ये कभी इसके लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस मकसद के लिए तो आई ही नहीं है ना हुकूमत में। ये जो हुकूमत में आना या हुकूमत को छीनना और कब्ज़े में लेना, ये जिस मकसद के लिए आए हैं वही काम अपना कर रहे हैं और बखूबी कर रहे हैं। यानी फुर्तियाँ हम इनकी देखते हैं सिर्फ अपने हवाले से, मुल्क के हवाले से या आवाम के हवाले से। ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना ही ये कुछ करना चाहते हैं। एक बयान शेयर करूंगा, शाह महमूद कुरैशी साहब का, कहते हैं कि भुट्टो का नवासा आइन तोड़ने वालों के साथ खड़ा है। यानी हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जमहूरियत की अलामत कहते हैं। उनका अपोजिशन वाला हो, उनकी पार्टी वाला हो, या इवन पाकिस्तान में कोई भी हो, वो नो डाउट जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जमहूरियत की अलामत समझता है। और अब हम क्या देख रहे हैं कि उनका नवासा उनके साथ खड़ा है जो कि आइन तोड़ रहे हैं या कई मरतबा पहले भी तोड़ चुके हैं। अज़हर मशवानी साहब यानी रिलीज़ होने के बाद उन्होंने अपना एक पहला बयान दिया है। मैं चाहूँगा कि शामिल करूँ इस बयान को, कि जनरल ज़िया-उल-हक ने जुलाई 1977 में भुट्टो को हटाकर इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया, 3 माह में इलेक्शन का वादा किया, और वो इलेक्शन फिर 8 साल बाद हुए। ज़िया की रूहानी औलाद के साथ भुट्टो की औलाद भी आज ज़िया वाली तारीख दोहरा रही है और आईनी ज़रूरत 90 दिन में इंतखाबात से भाग रहे हैं। बेसिकली बिलावल भुट्टो के हवाले से बयान दे रहे हैं। अब हाल अहवाल आपको कुछ बताएंगे कि कल के सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाई हुई है उस हवाले से कुछ बातें बताएंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि परसों रात से लेकर पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया था ताकि कोई आ जा ना सके, एज़ यूजुअल जैसे पीडीएम हुकूमत करती है। इस दफ़ा सील क्यों किया गया? क्योंकि तमाम वकला कम्युनिटीज़ हैं वो निकल आई बाहर, और उन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ खड़े हैं, और उनको रोकने के लिए पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया। तो फिर उस बयान का क्या करना है जो हुकूमत ने दिया था कि 23 करोड़ आवाम का सो मोटो नोटिस कि चीफ जस्टिस साहब इस्तीफ़ा दे? तो फिर इनको क्यों रोका जा रहा है, जबकि 23 करोड़ आवाम तो आप ही के साथ है और ये आप ही की मदद के लिए शायद आ रहे थे? तो फिर आप रोक क्यों रहे हैं? यानी जब आप हमेशा यही कहते हैं कि अवाम आपके साथ है, तो फिर आप बंदिशें क्यों लगाते हैं? खैर, जितने भी वकील पहुंच सके
उन्होंने वहां पे इजहार यकजहती की, यानी सॉलिडेरिटी शो की चीफ जस्टिस साहब के साथ। कल की कार्रवाई बड़ी खतरनाक किस्म की हुई, क्योंकि उस वक्त जो मूड देखा गया चीफ जस्टिस साहब का, और उसके बाद उनके जो दो साथी जज साहिबान थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी उनमें थे, तो वो जिस तरह से जारहाना अंदाज से कार्रवाई कर रहे थे, इससे लग रहा था कि वो बहुत मकसद इस वक्त जज्बाती हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, और वो शायद इन फैसलों से, या जो इस वक्त प्रोपेगेंडा चल रहा है चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, उससे खुश नहीं हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि कल चीफ जस्टिस साहब ने इनके तमाम जो बहाने थे, एक एक करके तमाम बहाने ख़त्म कर दिए। उन्होंने अपने रिमार्क्स में कहा कि आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ आर्मी नहीं, नेवी और एयर फोर्सेस भी शामिल हैं। हमें बताया गया कि 50% पोलिंग स्टेशन पुरअमन है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, ये बेसिकली वो सेक्रेटरी डिफेंस को बता रहे थे कि सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते हैं। अपने रिमार्क्स में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी फरमाया कि हुकूमती इत्तेहाद इजलास का एलामिया पढ़कर सुनाएं, जो ज़बान इसमें इस्तेमाल की गई है। आप एक तरफ बेंच पर एतराज़ करते हैं, दूसरी तरफ कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। अगर एलामिया वापस लिया है तो आपको सुन लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हुकूमत, या हम बोले कि पीडीएम की पार्टियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस केस की जो कार्रवाई है उसका बायकॉट किया गया था। तो इसी हवाले से मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये किस तरह का माहौल है कि आप बायकॉट भी करते हैं फिर हिस्सा भी बनते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? इस पे चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से बायकॉट कर सकती है? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है। यानी हुकूमत कभी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कार्रवाई से बायकॉट करने का सोच भी नहीं सकती है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने अपने एक रिमार्क्स में कहा कि मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, और मैं भी इंसान हूँ। आखिर यानी ये उनके कहने का मकसद क्या था और किसको कह रहे थे? वो यही कहना चाह रहे थे कि जिस तरह की आप प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, यानी इस वक्त आप जजेस पे तो जो हमला कर ही रहे हैं, बल्कि आप उनके घरों तक पहुंच गए हैं। यानी जो प्रोपेगेंडा करने वाले हैं वो अब उनकी औरतों को भी बीच में ले आए हैं कि इसकी बीवी ये कर रही है, इसकी बेटी ये कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि सियासत जा किस तरफ रही है? ये पाकिस्तानी सियासत आखिर अगर इस तरह से एक बदअखलाकी की तरफ इतनी स्पीड से जा रही है, तो फिर इसकी मंजिल क्या होगी? आइए एतजाज़ एहसन साहब के हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने कल एक बड़ा इंटरव्यू दिया ARY को, और उसमें बड़े अजीब अजीब से इंकशाफात भी किए और अपनी पोजीशन क्लियर कर ली कि मैं किसके साथ और कहाँ खड़ा हूँ। कहते हैं कि नवाज शरीफ किस आर्टिकल के तहत दवाई लेने गए? नवाज शरीफ ने कहा, इस 3 रुकनी बेंच को तस्लीम नहीं करते। एक मफरूर मुजरिम मुल्क से बाहर बैठा डिक्टेशन दे रहा है, ये कैसे हो सकता है? यानी इसके खिलाफ बेसिकली अभी पीटीआई एक रेफरेंस भी दायर करने जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को बैन किया जाए, क्योंकि ये पार्टी एक मफरूर मुजरिम बाहर से बैठकर चला रहा है। यानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं पाकिस्तान के हक में, जो कि ये कहते हैं, होता ऐसा नहीं है, लेकिन वो इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना हज़ारों मील दूर से क्यों पड़ती है? वही प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के हक में जो करनी है इनको, तो पाकिस्तान में आकर क्यों नहीं करते हैं? अपने दूसरे बयान में एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं, काजी फाइज ईसा को कुछ सजेशन देते हुए कहते हैं कि काजी फाइज ईसा को कहना चाहता हूँ, ये उमर अता बंदियाल के पर नहीं काटे जा रहे, ये आपके भी पर काटे जा रहे हैं। ये जो जंजीरें बांधी जा रही हैं चीफ जस्टिस के पैरों में, ये आपको विरसे में मिलेंगी। आप इस ट्रैप में ना आएँ, आपके दोस्त भी इस ट्रैप में ना आएँ। देखिए, जजेस को इस वक्त नून लीग जिस तरह से मुतनाज़ा बनाती जा रही है, पूरी की पूरी, यानी हम बोले कि 15 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं कि ये हमारा जज है, ये उसका जज है, ये उस,
یعنی یہ کس طرح کا ایک انصاف ہو رہا ہے، یا یہ کس طرح کی ایک سیاست ہو رہی ہے کہ اب ججز بھی کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا کس پارٹی سے نہیں تعلق رکھتے، یہ دن بھی ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ یعنی مقصد میں یہی بول رہا ہوں کہ آخر آپ پاکستانی سیاست کو کس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، کم سے کم ایک دفعہ کلیئر تو کہہ دیں۔ آگے کہتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نظریہ ضرورت کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور ان کے ساتھی جج بھی آئین کے لیے ان کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں، میں اتنا قانون نہیں سمجھتا، اعتزاز احسن صاحب قانون سمجھتے ہیں۔ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال صاحب رائٹ جگہ پہ کھڑے ہیں اور اپنے حق پہ ہیں، تو پھر مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ پھر میں نون لیگ کے خلاف ہوں۔ جو نون لیگ کا بیانیہ ہے یا نون لیگ کا جو ہم بولے خواہش ہے، پھر میں اس کے سخت خلاف ہوں، کیونکہ قانون یہ ہم سے بہت بہتر جانتے ہیں۔ ایون ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید پاکستان کے سب سے بڑے وکیل اور بیرسٹر ہیں۔ آگے ایک اور بیان میں کہتے ہیں کہ جب افتخار چودھری نے پی سی او ججز ہٹائے تو بلوچستان ہائی کورٹ پورا خالی ہو گیا۔ چودھری صاحب نے مجھ سے مشورہ مانگا تو میں نے وکیل قاضی فائز عیسیٰ کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لگانے کی سفارش کی، جس پر افتخار چودھری گھبرا گئے لیکن میرے کہنے پر مان گئے۔ یعنی اس وقت میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب وکیل ہوا کرتے تھے اور بعد میں سفارش کے اوپر یہ چیف جسٹس لگے، جو کہ بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ سے ترقی کرتے کرتے اب سپریم کورٹ میں آ گئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں بھی اس وقت سیکنڈ سینئر یعنی عمر عطا بندیال صاحب کے بعد جو چیف جسٹس بنیں گے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنیں گے۔ جاتے جاتے ویڈیو کی آخر میں کچھ بیانات کو شامل کریں گے، اسی سے ریلیٹڈ ہیں۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اسی ہفتے فیصلہ ہوگا ملک آئین کے تحت چلے گا یا شریفوں زرداریوں کی خواہش پر۔ اللہ نہ کرے کہ ملک کسی کی بھی خواہش پر چلے۔ میں تو کہتا ہوں عمران خان کی خواہش پر بھی ملک نہیں چلنا چاہیے۔ ملک چلنا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق، اور قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کے فائدے کے لیے، ملک کے اچھے کے لیے جو فیصلے لیے جائیں وہی لیڈر ہمارے لیے اچھا ہے۔ آصف کرمانی صاحب جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، اب یہ بھی کچھ کہنے لگے ہیں، ایون اپنی پارٹی کے خلاف کہتے ہیں ہم نے جلد الیکشن میں نہ جا کر فاش غلطی کر دی۔ عمران خان کو ہٹانے کے بعد ہمیں فوری الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملے، لیکن کچھ لوگوں نے میاں صاحب کو بے بس کیا ہوا ہے۔ یعنی اب اپنی پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایون لوگوں کا یہاں تک بھی کہنا ہے کہ اگر اس بیانیے سے نون لیگ پیچھے نہیں ہٹی تو نون لیگ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کیونکہ شہباز گروپ کی تو آپ باز گشت سن ہی رہے ہیں، بلکہ نہ صرف سن رہے ہیں، آپ نواز شریف کے ڈفرنٹ بیانات میں یہ بھی سن رہے ہیں، یا مریم نواز بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری حکومت تو ہے ہی نہیں۔ جب ان کی حکومت نہیں ہے تو یہ شہباز شریف کی حکومت ہے، یعنی شہباز شریف کا گروپ الگ گروپ ہے، اور اس کے بعد شاہد خاقان عباسی گروپ، پھر اس کے بعد چودھری نثار علی گروپ، اور اب تو 2-4 اور گروپ بھی بننے والے ہیں۔ پھر کون اکٹھا کرے گا ان کو؟ اسی لیے تو یہ اتنا چیخ رہے ہیں، جو نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ اتنا چیخ صرف اسی لیے ہی رہے ہیں کہ یہ نہ صرف الیکشن ہارنے جا رہے ہیں، بلکہ یہ تو شاید پاکستانی سیاست ہی ہارنے جا رہے ہیں۔ حسن نثار صاحب کا ایک بیان شامل کریں گے۔ اپیل کا حق ملنے سے نواز شریف کا کچھ نہیں بننے والا، بہت دیر ہو چکی ہے، قدرت اپنا فیصلہ کر چکی ہے۔ کیا خوبصورت بات کی ہے، یعنی اپیل کر کے آپ اگر خدا نخواستہ سرخرو ہو بھی گئے تو بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب عوام سمجھدار ہو گئی ہے۔ نواز شریف کی مصنوعی مقبولیت کی طبعی عمر پوری ہو چکی ہے۔ اپیل کا حق دینے والوں نے اپیل کا حق تو دے دیا، نواز شریف کو مقبولیت کہاں سے لا کر دیں گے؟ کیونکہ سیاستدان کے لیے فیصلے اتنے اہم نہیں ہوتے ہیں جتنی کہ مقبولیت، یعنی سزا۔ ہم سزا کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑی سزا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دی گئی، سزائے موت، لیکن کیا ان کی مقبولیت مر گئی؟ ان کی تو مقبولیت تو اور بڑھ گئی۔ سوچیں کہ ان کے بعد ان کی تیسری نسل صرف وہی بھٹو کا نعرہ لگا کے آج تک سیاست میں زندہ ہیں۔ تو سوچیں، سزائیں اہمیت نہیں رکھتی ہیں، اہمیت رکھتی ہے سیاستدان کے لیے مقبولیت۔
नाज़रीन, वीडियो का वक्त पूरा हुआ चाहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।